हमारे इंडिया में नहीं, जहां से रस्सी बांध ले बांध अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करें। ठीक है दोस्तों, 28 मई को बांग्लादेश ने बॉर्डर पर भारत के नए और अत्याधुनिक तार फेंसिंग को उखाड़ कर फेंका है। तब से उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब बांग्लादेशी हुकूमत और वहां के सैन्य कमांडर सीधे अपने सैनिकों और स्थानीय उपद्रवियों को उकसाते हुए खुलेआम यह कहने लगे हैं कि सीमा पर भारत की तरफ से जो भी नए कंटीले तार लगाए जा रहे हैं वे सारे तार उखाड़कर फेंक दो, और अगर बीएसएफ के जवान तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो उन्हें भी पकड़कर बांग्लादेश ले आओ। लेकिन दोस्तों, आज अगर एक छोटा सा पड़ोसी देश हमारे वीर जांबाज जवानों को पकड़ने की धमकी दे रहा है और हमें अपनी लाल आंखें दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐतिहासिक रूप से गलती हमारी ही है। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को जब भारत के वीर सैनिकों ने अपने जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के खौफनाक जुल्मों से आजाद कराया था, तब अगर कूटनीति के पटल पर इसे एक नया देश बांग्लादेश ना बनाकर पूर्वी बंगाल के नाम से हिंदुस्तान का ही एक नया राज्य बना दिया गया होता, तो आज हमें सरहद पर यह दिन बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। लेकिन ढाका में बैठे रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर बांग्लादेश आज चीन और पाकिस्तान की दी हुई भीख और शह पर कूद रहा है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि जो महान हिंदुस्तान उसे दुनिया के नक्शे पर आजादी दिला सकता है, जो देश अपनी ताकत के दम पर पूर्वी पाकिस्तान का वजूद मिटाकर बांग्लादेश बना सकता है, वहीं देश वक्त आने पर वापस बांग्लादेश से उसका नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल बनाने की भी पूरी कुत रखता है। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश बीजिंग और इस्लामाबाद के इशारों पर भारत के खिलाफ जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने की हिमाकत कर रहा है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बिल्कुल सही और सटीक समय है कि उसे उसकी असली जगह दिखाई जाए और भारत की वास्तविक सैन्य ताकत का एहसास कराया जाए। पूर्वी सरहद पर बढ़ते हुए इस भयंकर तनाव और उपद्रवियों की गुस्ताखी को देखते हुए नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के 60,000 घातक जवानों की एक पूरी फौज को तुरंत युद्ध स्तर पर सीमांत इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया है। गृह मंत्री ने ऑन ड्यूटी कमांडरों को बेहद कड़े और साफ निर्देश दे दिए हैं कि सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है, ये पूरी तरह सेना खुद ही तय करें। अब भारतीय सेना के काम करने के तरीके से तो आप और पूरा संसार बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अगर कोई लातों का भूत बातों से नहीं मानता तो हमारी सेना की बंदूकें और उनके तोप किस तरह गरजते हैं, यह इतिहास गवाह है। पूरी उम्मीद है कि अगले 12 से 24 घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल टुकड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन संभाल लेगी। आखिर 28 मई की उस घटना के बाद सरहद पर बांग्लादेशी सैनिकों ने ऐसी क्या साजिश रची? अमित शाह के इस 60,000 जवानों वाले चक्रव्यूह के बाद ढाका के वॉर रूम में किस तरह का सन्नाटा पसर गया है और अगले कुछ घंटों में पूर्वी सरहद पर क्या होने वाला है? आज की इस विशेष और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको जमीनी हकीकत के एक एक पन्ने से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की संप्रभुता और भारतीय सेना के इस महा एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं सरहद के इस पूरे घमासान की इन कैमरा क्रोनोलॉजी को। तो दोस्तों, अब सरहद पर मचे इस पूरे बवाल की असली जड़ और कड़वी हकीकत को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। इसके लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा इसी 28 मई की तारीख पर, जिसने इस पूरे अंतरराष्ट्रीय सीमांत विवाद को एक बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया था। 28 मई की सुबह भारत बांग्लादेश सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाके में रोज की तरह शांति दिख रही थी। भारत सरकार और हमारे गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद बीएसएफ की निगरानी में वहां पर अत्याधुनिक स्मार्ट और एंटी कटकंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। ये फेंसिंग भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत बांग्लादेश की सरहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां से आए दिन अवैध घुसपैठ, तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है। इसी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे और कंक्रीट की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। लेकिन सीमा पार बैठे बांग्लादेश के सैन्य हुक्मरानों और वहां के कुछ कट्टरपंथी उपद्रवियों को भारत की यह सुरक्षा व्यवस्था फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर भारत ने इस पूरे पैच पर मजबूत फेंसिंग का काम पूरा कर लिया तो उनके जरिए पाले जा रहे तस्करों और उपद्रवियों का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी बौखलाहट में आकर 28 मई को बांग्लादेश की तरफ से भारी तादाद में आए स्थानीय उपद्रवियों ने, जिन्हें वहां के स्थानीय
स्थानीय सुरक्षा बलों का पूरा बैकअप हासिल था। हमारी सीमा के करीब आकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस उग्र भीड़ ने भारत की तरफ से लगाए जा रहे नए और कीमती कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमारी सरहद के भीतर घुसने की हिमाकत करते हुए उन नए लगे तारों को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। उस वक्त हमारे बीएसएफ के जवानों ने बेहद संयम और कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोका और फ्लैग मीटिंग के जरिए शांति बहाल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, भारत की इस शराफत और संयम को सीमा पार बैठे लोगों ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया। 28 मई की उस घटना के बाद से बांग्लादेश के उन कट्टरपंथी तत्वों और वहां के फ्रंटलाइन सैन्य अफसरों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वे अब सीधे तौर पर भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। अब वहां के कमांडर अपने सैनिकों और सीमांत इलाकों में रहने वाले उपद्रवियों को सरेआम ये फरमान सुना रहे हैं कि सरहद पर जितने भी नए तार लगाए जा रहे हैं, उन सारे तारों को उखाड़ कर फेंक दो, और अगर भारतीय सेना या बीएसएफ तुम्हें रोकने आए तो उन्हें भी पकड़कर हमारे इलाके में ले आओ। ये धमकी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों को खुला चैलेंज है। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद भूल रहे हैं कि उनकी इस हरकत ने अब दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 28 मई को जो गलती उन्होंने तारों को उखाड़कर की थी, उसका अंतिम और सबसे भयानक हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज अगर एक छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जरूरत कर रहा है, हमारे जवानों को पकड़ने का खुला ऑर्डर दे रहा है, तो हमें आत्म मंथन करना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर हमसे कूटनीति के पटल पर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए 16 दिसंबर 1971 का वो ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। ये दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को उस खौफनाक जुल्म से आजादी दिलाई थी। कायदे से देखा जाए तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए था। अगर 1971 की उस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया देश बांग्लादेश ना बनाकर सीधे पूर्वी बंगाल के नाम से अखंड भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। ना तो आज हमारे टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने में खर्च होता, ना ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का कोई सिर दर्द होता, और ना ही आज कोई हमारी बीएसएफ को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन ढाका में बैठी वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से और साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है, लेकिन भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर बांग्लादेश ये सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा, तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवा सकता है, उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में वापस बांग्लादेश का नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल में तब्दील करना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे बार बार धोखा दिया जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वक्त आ चुका है कि सीमा पार बैठे उन तमाम भारत विरोधी रणनीतिकारों को उनकी असली औकात और भारत की वास्तविक सैन्य क्षमता का एहसास कराया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्सा वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी व प्रोक्ष युद्ध के रूप में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई, इजी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है, वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा लाज पर केंद्रित न कर सके। इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझा कर रखना चाहता है। इसी शय पर आकर बांग्लादेश ने 28 मई को हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे ये भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पार रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर
भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह से हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं,